ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास किए थे कि सिंपल केंशियन मॉडल में सम्स कैसे करना है, कैसे समझना है, वो किए थे हम लोग लास्ट क्लास। बहुत सारा सम्स हम लोग करवाया था, वैरायटीज ऑफ सम्स, कैसे तुम्हारा कंजम्पशन निकलेगा, वाई स्टार निकलेगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकलेगा, वो सब हम लोग किए थे। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ISLM मॉडल। हम लोग जो पिछला चैप्टर किए हैं वो चैप्टर अराउंड 12 मार्क्स कैरी करता है, और ये वाला भी चैप्टर अराउंड 12 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, दोनों मेजर चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ISLM मॉडल, IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग, और LM का मतलब होता है लिक्विडिटी मनी। असम्पशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है स्कीम का, सिर्फ एक चीज में फर्क है, सिर्फ एक ही चीज में फर्क है। हम लोग एसकेएम में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना था, फिक्स्ड माना था, राइट। हम लोग यहां ISLM मॉडल में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस नहीं मानेंगे, हम लोग फंक्शन मानेंगे इंटरेस्ट रेट का। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा तो तुम इन्वेस्टमेंट कम करोगे, क्योंकि तुमको बैंक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा फिर देना पड़ेगा, इसीलिए तुम लोन कम लोगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा ऑटोमेटिकली, विच बेसिकली इंप्लाइज कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट उल्टा रिलेटेड है, उल्टा रिलेशन है दोनों में, राइट। इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल आई बाई डेल आर इज लेस देन जीरो, विच इंप्लाइज, ये डेल मतलब क्या होता है, तुम इसको चेंज करने मांग रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम उसको ट्राइंगल वाला भी लिख सकते हो, जो तुम लोग ट्राइंगल बनाते हो, ट्राइंगल भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर, क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रोफेशनली अगर बात करेंगे तो हम लोग डेल का बारे में बात करेंगे, जो पार्शियल डेरिवेटिव में आएगा। ठीक है, मगर हम लोग ट्राइंगल ट्राइंगल ये जो चेंज है इसको हम लोग नहीं लिखते ज्यादातर, ये बहुत छोटा बच्चा लोग का बात हो गया फिर। तो ये वाला पूरा चीज को बार बार एक ही बार में ये बार बार लिखते रहने से अच्छा है इसको कुछ मान लो, तो हम लोग इसको बोलते हैं आई प्राइम या आई डैश। आई डैश, बार बार तुम एक ही चीज को ज्यादा देर लिखोगे, डेल आई बाई डेल आर, टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। तो हम इसी को पूरा मान ले रहे हैं कि ये आई डैश है। ठीक है, तो आई डैश का वैल्यू क्या हो जा रहा है, लेस देन जीरो। तो ये बेसिकली क्या चीज बताता है, ये बताता है, राइट। समझ में आ गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सेविंग जो होता है इसको हम लोग गुड्स मार्केट बोलते हैं, गुड्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट। ये कमोडिटी मार्केट में हम लोग बात करेंगे, जब भी कमोडिटी का बारे में कुछ भी होगा, वो मार्केट में कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो हम लोग हमेशा IS का बारे में बात करेंगे। अगर पैसा को रिलेटेड बात होगा, मनी को रिलेटेड बात होगा, तो ये मनी मार्केट हो जाएगा। समझ में आया। ISLM मॉडल का जो भी SKM का जो भी अजम्पशंस है, सारा अजम्पशंस ISLM मॉडल में भी है।
शॉर्ट रन ही मॉडल है ये भी, ठीक है। इसमें भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट मान के चलेंगे। खाली सिर्फ फर्क रहेगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का, जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट नहीं है। पहले जैसा कांस्टेंट हम लिख रहे थे, हम जैसे लिख रहे थे ना ऑटोनॉमस में, I इक्वल्स टू आई बार फिक्स्ड या कांस्टेंट, हम ये बात लिखा था। ISLM मॉडल में अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे गए हैं, ठीक है। एक और मॉडल होता है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड सिंपल केंशियन मॉडल, ठीक है। सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स केंशियन मॉडल, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड केंशियन मॉडल। तो उसमें और भी सारा चीज को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आईएस के बारे में पढ़ाई करते हैं। हम लोग को पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता, y इक्वल्स टू AD होता। हम लोग को ये भी पता है कि y इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो हम लोग को ये भी पता है कि y इक्वल्स टू C बार प्लस स्मॉल c y माइनस टी प्लस टी आर प्लस i का जगह में I एज अ फंक्शन ऑफ r प्लस g बार, राइट, प्लस x बार माइनस m बार। अभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं और मान रहे हैं कि अभी हम लोग उसको ऑटोनॉमस, ठीक है, कि उसमें उसका भी हम लोग कोई इफेक्ट को लेंगे नहीं। जब इंपोर्ट को फंक्शन मानेंगे या एक्सपोर्ट को फंक्शन मानेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन जो भी, तब उसमें बात होगा, तब उसका बारे में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल नॉर्मल आइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखो टैक्स को भी हम लमसम मान के चल रहे हैं, ट्रांसफर भी मेरा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बस अब तुम क्या करो, ये जो तुम्हारा इक्वेशन निकला है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ये फिस्कल पॉलिसी है। मतलब CIG X और M, ये चार चीज जैसे भी एक्सपैंड कर दो, तुम पूरा एक्सपैंड करके इतना बड़ा बन जा रहा है, ये फिस्कल पॉलिसी होता। दो ही तरीका का पॉलिसी होता है, फिस्कल होता और मॉनेटरी होता, ठीक है। एक और होता है एकोमोडेटिंग, मगर उसका बारे में हम लोग अभी चर्चा करके कोई फायदा नहीं, ठीक है, वो सिलेबस का तुम लोग एकदम बाहर है। दो ही पॉलिसी समझो, फिस्कल और मॉनेटरी समझो, मेजर जो होता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि आप ये चार ये टूल्स है, टूल्स मतलब समझ लो दवाई है, मेडिसिन। यही मेडिसिन को आपको अप्लाई करना है आपके इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है या इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहा है। इनइक्वालिटी मतलब अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में जो है बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आ रहा है। तो तुम क्या करोगे जो ये चीज ठीक हो जाए? तुम अमीर से ज्यादा टैक्स चार्ज करो, सिंपल। जिसका इनकम ज्यादा है उसको टैक्स ज्यादा देना होगा। तो जब वो टैक्स ज्यादा देगा तो आपका पास गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और वही गवर्नमेंट रेवेन्यू से सोशल वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन होगा। आप बाकी आवाम के लिए, बाकी सिटीजन के लिए आप उसमें खर्चा करिएगा, अंडरस्टूड। तो इसी हिसाब से आप इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को खर्चा करने होगा, फर्म्स लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाइएगा
सब अच्छा बात है, घटाइएगा खराब बात है। और वो डिपेंड करता है कि आपको कब घटाना है कब बढ़ाना है। प्रॉब्लम आप देखिएगा, प्रॉब्लम को समझिएगा, अपने से सॉल्व होगा। अब महंगाई है, महंगाई का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन। मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया है, इसीलिए डिमांड ज्यादा है। डिमांड अगर ज्यादा है तो सप्लायर लोग देख रहे हैं, अरे इस मेरा सामान का डिमांड ज्यादा है, दाम बढ़ा दो, तो इसीलिए महंगाई भी ज्यादा हो रहा है, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कंज्यूमर का इनकम को कम कर सकते हो, बट तुम कैसे कम करोगे? बहुत सारा तरीका है। तुम क्या करो, इन्वेस्टमेंट में जो हम अभी इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहे थे, ये बैंक का इंटरेस्ट रेट है ना? तुम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट कम होगा, डेट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तुम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो कंज्यूमर लोग बैंक में ज्यादा सेविंग्स करेगा, है ना? तो कंज्यूमर के हाथ से जो पैसा है वो बैंक के पास चलेगी, ये एक तरीका है ना? या तुम एक और काम कर सकते हो, टैक्स। तुम टैक्स को बढ़ा दो, ठीक है, टैक्स को बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाओगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, राइट। इनकम कम हो गया तुम्हारा हाथ से, तुम्हारा डिमांड कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा। ये सब सब तरीका है फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। मगर अभी ये सब में मत आओ। ठीक है, अब देखो तुमको डिफ्रेंशिएट करना है और आंसर लाना है। हम लोग अब क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग we get dy इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, बहुत अच्छा, प्लस स्मॉल सी, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, 0, तो इसका साथ y अटैच्ड है तो ये बच जाएगा dy, है ना? ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस i प्राइम डी आर, क्योंकि अब तो ये कांस्टेंट नहीं है ना, तो तुम इसको 0 नहीं कर सकते हो, और ये तो इंटरेस्ट रेट के साथ अटैच्ड है, तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो i प्राइम डी आर हो जाएगा, और i प्राइम का मतलब है डेल आई बाई डेल आर, जो हम अभी थोड़ा देर पहले बताया था, राइट। प्लस ये 0 राइट, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, गवर्नमेंट एक्सोजेनसली गिवन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी हम लोग ऑटोनॉमस मान के चल रहे हैं, तो अभी फिलहाल मेरा ये चीज बच गया है, राइट, है ना? राइट, ठीक है। अब देखो सी डी वाई को तुम इधर ले आओ, तो dy माइनस सी डी वाई हो गया इक्वल्स टू आई प्राइम डी आर हो गया। तुम यहां से y dy को कॉमन ले लो, 1 माइनस सी बचा, आई प्राइम डी आर बचा, राइट। अब तुम क्रॉस डिवाइड करो, ठीक है, या तुम डी आर बाई डी वाई करो, क्रॉस डिवाइड डी आर बाई डी वाई को। क्यों हम लोग डी आर बाई डी वाई ही क्यों करने मांग रहे हैं? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में हम लोग आर रख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग वाई को मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो डेरिवेटिव होता है, ज्यादातर हम बात करें 99%, आपका वर्टिकल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता, ठीक है। इसीलिए तुम बहुत सारा मैथ्स जो टीचर लोग पढ़ा रहा है, तो उन लोग को तुम देखोगे ये वाला कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये कौन सा एक्सिस होता है, तो इसीलिए वो लोग बार बार डी वाई बाई डी एक्स करता है, डी वाई
बाई डी एक्स। सब लोग नहीं बता पाएगा ये सब बात, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये dy बाई डी एक्स करते हैं। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्यों कर रहे हैं, बस यही रीजन है। तो अभी हम लोग फिलहाल इंटरेस्ट रेट को यहां रख रहे हैं, आउटपुट को यहां रख रहे हैं, इसीलिए हम लोग dr बाई dy करेंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम उल्टा नहीं कर सकती, ठीक है, dx बाई dy भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या तुमसे मांग रहा है, क्या चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, हम्म, ठीक है, क्लियर। हमको dr बाई dy करना है, तो हम dy को उधर ले जाएंगे और i प्राइम को इधर ले आएंगे। तो क्या मेरा बन जाएगा, मेरा बनेगा विच एम्प्लाइज dr बाई dy इक्वल्स टू 1 माइनस c बाय i प्राइम, यही आएगा। अब एक बात बताओ, अभी हम थोड़ी देर पहले हम i प्राइम को क्या लिखा था, डेल i बाई डेल आर लिखा था, और हम बोला था वो नेगेटिवली रिलेटेड है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जाहिर सा बात है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका वैल्यू यहाँ पर माइनस में नेगेटिव में है, बट हम लोग डाला नहीं है, बट है तो नेगेटिव ही ना वो, राइट। अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, तो हम ये पूरा वैल्यू मेरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि स्मॉल सी क्या है, एमपीसी है, राइट, एमपीसी है स्मॉल सी। तो स्मॉल सी एमपीसी है तो 1 तो बड़ा है एमपीसी से, क्योंकि एमपीसी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसीलिए ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है, तो ये वाला पूरा वैल्यू मेरा नेगेटिव हो जाएगा फाइनली, राइट। तो इसका मतलब होता है, हम तुम लोग को ये भी सिखाया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी आप करिएगा तो वो आपको क्या देता है, स्लोप देता है। और मेरा स्लोप कितना आ रहा है, नेगेटिव, तो इसीलिए ये आपका नेगेटिवली स्लोप्ड रहेगा। आईएस कर्व जो तुम निकाल रही हो, ये आईएस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड रहेगा। और इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये है आईएस, कॉन्वेक्स है। हम लोग का उस हिसाब से आया है, इसीलिए कॉन्वेक्स बन रहा है, क्योंकि जब तुम सेकेंड ऑर्डर उसका करोगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव में कॉन्वेक्स होता है सेकेंड ऑर्डर, इसीलिए। बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कॉन्वेक्स रहे, स्ट्रेट लाइन भी रह सकता है, बट इंपॉर्टेंट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा मान लो ये इंटरेस्ट रेट है, ये इनकम लेवल है, तुम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगी तो इनकम कम हो जाएगा। अब तुमको सवाल करना है सर कैसे, क्योंकि तुम एक चीज सीखी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट यहां पर कम हो जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो ये पूरा चीज मतलब एडी, तो एडी कम होगा। एडी अगर कम होगा तो वाई कम होगा, तो इसीलिए वाई जब कम होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तब वाई कम हो जाएगा। प्रूव हो गया, अंडरस्टूड। ये जो अभी हम इतना इजी वे में बताया है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लॉजिक।
इकोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे। और ये जो तुम अभी इतना मेहनत से मैथ्स की, इसको बोलेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमसे 8 मार्क का सवाल करेगा। ये 8 मार्क का सवाल है पूरा, डेरिवेशन ऑफ द आईएस। नसीब खराब रहेगा तो 6 का दे देगा, बट लॉन्ग ही में है, ये लॉन्ग ही आंसर है। तुम यहां से शुरू करना है आपको। अगर पूछा, क्वेश्चन आएगा डिराइव द आईएस इक्वेशन या आईएस कर्व या आईएस एक्सप्रेशन, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यह बोलेगा डिराइव द आईएस कर्व। ठीक है, तो तुम यहां से शुरू करो, यहां से आपको शुरू करना है इक्विलिब्रियम से, और पूरा मेहनत करके यहां तक खत्म करना है मैथ्स। फिर एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद ये इकोनॉमिक लॉजिक को एक्सप्लेन करना, तब आपको फुल 8 में 8 देगा, पूरा फुल मार्क्स, वरना नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, ये है आईएस कर्व। हाँ, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अभी हम लोग करेंगे, सब करेंगे आगे चल के। हम स्लोली बता दे रहे, शुरू ही में बता दे रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, एक तरीका का मेडिसिन है। हम और इसको एक्सपैंड करके समझाएंगे। ठीक है, हम बस ऐसी एक सिनॉप्सिस दे दिया था। नेक्स्ट, एलएम कर्व को समझो, ये और सर में दर्द है। ठीक है, एलएम का 2 पहलू है। पहला है मनी सप्लाई, जो बहुत आसान है समझना, और एक है मनी डिमांड, जो जिसके ऊपर हम लोग को पूरा कहानी रचना है। हम लोग मनी सप्लाई को शॉर्ट में एमएस लिखते हैं, और मनी डिमांड को एमडी लिखते हैं। बहुत लोग एमएस को नीचे में भी एस लिखता है, डी को नीचे भी दे सकता है। ठीक है, बहुत लोग, बहुत सारा किताब में आप एमएस को ऐसे भी पढ़िएगा या ऐसे भी पढ़िएगा। हाँ, और एमडी को भी ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल नोटेशन है, इससे कुछ आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपको जो समझ में जैसे भी आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, एलएम में मनी सप्लाई जो है उसको कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट हम लोग मान के चलते हैं। मनी सप्लाई हमेशा फिक्स्ड है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो हमेशा कांस्टेंट है। अब क्यों ऐसा कांस्टेंट है? अगर मान लो अभी एकदम टाइम पीरियड में जो हम लोग हैं, ठीक है, डॉट एकदम अभी जो भी टाइम चल रहा है, 10:30 बज रहा है या 9, 9:30 बज रहा है, जो भी टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी मनी सप्लाई है वही है ना, तो वही कांस्टेंट लेके चलेंगे। जिस वक्त के बारे में बात होगा उस वक्त में तो सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए हम लोग उसको कांस्टेंट मान रहे हैं। मगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली बात है, हम लोग इकोनॉमिक्स ना बहुत अजीब सा सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग ना कभी भी ना टोटल वैल्यू को लेके काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि टोटल का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है दुनिया में। हम लोग हमेशा रियल वैल्यू को लेके काम करते हैं। अब रियल वैल्यू का मतलब होता है कि तुम उसको एडजस्ट करने मांग रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, मनी सप्लाई को। क्योंकि आज जो मनी सप्लाई है
और कल जो मनी सप्लाई था, कल मतलब मान लो 50 साल पहले, और आज का जो मनी सप्लाई है, दोनों में क्वांटिटी का फर्क होने से नहीं होगा। इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करोगी। इन्फ्लेशन तो सबसे डेंजर चीज है। अगर मान लो एक आदमी आज, मान लो 50 साल पुराना कोई आदमी है, तुम्हारे दादा या दादी कोई भी अगर लिविंग है, अगर दुनिया में है, तो उनको वो जो पैसा कमा रहे थे पहले, 50 साल 100 साल पुराना बात है, वहां अगर वो 500 रुपया कमा रहे थे, तो ही वॉज लाइक अ रिच गाय, है ना, अमीर आदमी है। 500 रुपया मतलब समझ लो तुम, ठीक है। सुनते थे कि पहले का जमाना में 2-3 रुपया 4 रुपया या 100 रुपया में बिल्डिंग बिल्डिंग मिल जाता था, लैंड वैंड हो जा रहा था 50 रुपया में, ऐसा। ठीक है, हमको उतना आइडिया नहीं है, हम तो पैदा नहीं हुए थे ठीक है। तो इसीलिए वी हैव टू एडजस्ट द प्राइस लेवल। पी मतलब प्राइस लेवल, ठीक है। अब जो भी प्राइस लेवल चलेगा, जिस दौरान आप मॉडल बना रहे हैं या उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, आपको उसके हिसाब से ही लेके प्राइस लेवल को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, जब एम एस मेरा एम बार है, तो एम एस बाई पी मेरा एम बार बाई पी हो जाएगा, है ना, एक ही बात पड़ेगा। तुम यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ भी करना ही पड़ेगा, तो तुम्हारा ये पूरा वैल्यू भी एट द एंड कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये मनी सप्लाई बहुत इजी था। अब मनी डिमांड का चक्कर बहुत खराब है। ये 3 चीज में बंटवारा होता है, ठीक है। पहला है टीडीएम, दूसरा है पीडीएम, तीसरा है एसडीएम। टीडीएम का मतलब होता है ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी, जो आप ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप पैसा डिमांड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए, आपको चिप्स खरीदना है, मूवी जाना है, यही सब चीज के लिए आपका डिमांड है। मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, जो आप प्रिकॉशन पर्पस के लिए डिमांड कर रहे हैं। कभी कभी आदमी लोग क्या करता है, अपना इमरजेंसी, है ना, कॉन्टिजेंसीज जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रिकॉशंस जो हो गया, वो इमरजेंसी के तौर पे आप हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा पैसा हम इमरजेंसी के लिए रख दे, क्या पता फ्यूचर में कुछ काम आ जाए, है ना, बच्चा के एडुकेशन के लिए, शादी के लिए, कोई भी चीज के लिए जरूरत तो पड़ ही सकता है, ठीक है। मगर एक बहुत खूबसूरत बात यह है ये दोनों का, कि ये दोनों का सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दोनों जो पार्ट है, टीडीएम और पीडीएम, तुम जब दोनों को ऐड करोगे, नहीं, टीडीएम ही आएगा, ठीक है। क्यों मालूम है? क्योंकि पीडीएम जो है, ये तो फ्यूचर का इमरजेंसी के लिए है, मगर तुम फ्यूचर में तो खर्चा ही ना करोगे, तो एक तरीका का तो ट्रांजैक्शन ही है ना वो। तो इसीलिए हम लोग दोनों को मिला के टीडीएम ही लिखेंगे। तो कायदे से अब तुम्हारा ये दोनों ऐड होके टीडीएम ही बना है, ठीक है। और टीडीएम प्लस एसडीएम जब आप करिएगा, तो आपको मनी डिमांड मिल जाएगा। मतलब अब 3 का जगह में 2 हो गया है, जिसको आप 2 को एक ही कर चुके हैं, राइट। नाउ व्हाट इज एसडीएम? एसडीएम हो जाता है स्पेक्यूलेटरी डिमांड फॉर मनी, ठीक है। एसडीएम है स्पेक्यूलेटरी डिमांड फॉर मनी, स्पेक्यूलेटरी
डिमांड फॉर मनी। अब एसडीएम स्पेक्यूलेटरी डिमांड फॉर मनी, एसडीएम का मतलब क्या होता है, या स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेटरी का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए, मतलब एक्सपेक्टेशन के लिए, जैसे कि शेयर मार्केट में खर्चा करना, इन्वेस्ट करना, सॉरी, राइट, बॉन्ड, है ना, डिबेंचर्स, ये सब स्टॉक्स, ये सब चीज में आप जब इन्वेस्ट करिएगा तो उसको बोला जाएगा स्पेक्यूलेशन। ठीक है। अब देखो यहां पर क्योंकि टीडीएम का बारे में हम ऑलरेडी बोल दिया है, तो टीडीएम जो होता है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इनकम से। ये जो हम साइन दिया है, ये वाला साइन, ये साइन को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब उसका क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है। अब वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि हम यहां पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं वाई, वन डिवाइडेड बाई कुछ तो नहीं कर रहे ना, वन डिवाइड करेंगे तब ना उसको इनवर्स बोला जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन। तो टीडीएम इज प्रोपोर्शनल टू वाई। अब कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब तुमको तो, अब तुम प्रोपोर्शनल को लेके काम थोड़ी ना कर सकोगी, तुमको तो इक्वल टू का साइन चाहिए, है ना। तो उसको हटाने के लिए हम लोग को इक्वल टू, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो टीडीएम इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए तुमको कोई एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम मान के चल रहे हैं के। तो के तुम्हारा हो जाएगा वेयर के मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब देखो ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि टीडीएम का वाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होल्ड कर रहा है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट आया, इसको हम लोग जोड़ेंगे लास्ट में। ठीक है। अब एसडीएम का काम करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि टीडीएम और पीडीएम एक ही है, तो हम टीडीएम और पीडीएम को एक ही मान के चलेंगे। तो एक हिस्सा निकल चुका है, अब हमको दूसरा हिस्सा निकालना है जो एसडीएम का हिस्सा है, राइट, स्पेक्यूलेशन वाला। अब स्पेक्यूलेशन का जो कहानी है, एसडीएम जो है, इसको थोड़ा छोटा कर दे। नहीं नहीं, थोड़ा समझना जरूरी है, कोई बात नहीं, बैक आ जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरा टीडीएम का वैल्यू आ गया, अब हमको एसडीएम का कहानी करना है, राइट। ठीक है। तो अब हम लोग को काम करना है एसडीएम का, राइट। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट मिल गया है कि टीडीएम डायरेक्टली रिलेटेड है, और टीडीएम का मेरा इक्वेशन आया के वाई, टीडीएम इक्वल्स के वाई। एसडीएम जो है, एसडीएम इज इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, इनवर्स रिलेशन है।
इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो हम जब प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो ये इसका साइन है, जब इसको हम हटा के इक्वल डालेंगे तो हमको, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, माइनस लिखना पड़ेगा, तो हम एक कांस्टेंट L को मल्टीप्लाई कर देंगे और R लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हम बता दे रहे हैं, क्योंकि R ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि R जब नीचे था तो वो रिलेशन बता रहा था, ये रिलेशन है, ठीक है। यहां पर ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, ये डायरेक्ट अब इक्वेशन बनाने के लिए तुमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये एक रिलेशन है जो बता रहा है कि एसडीएम इनवर्सली रिलेटेड है, बस इक्वेशन नहीं है, वो रिलेशन बता रहा है। इक्वेशन बनाने के लिए तुमको इक्वल टू देने होगा, और इक्वल टू देने का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी वाला कांस्टेंट एक डालना पड़ेगा जिसको हम एल मान ले रहे हैं। तो यहां पर भी मेरा एल जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब हमको फाइनली दो चीज मिल रहा है, टीडीएम मिला केवाई, एसडीएम मिला माइनस एलआर, दोनों को जोड़ दो, therefore एट इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, तो यहां पर मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई होगा। मनी सप्लाई को हम लोग क्या लिखा था, एम बार बाई पी, और मनी डिमांड मेरा ये दोनों जोड़ के हो जाएगा के वाई माइनस, ये तुम्हारा बना एल एम का इक्वेशन, ये एल एम का इक्वेशन। उससे कोई लेना देना थोड़ी है, पहले तुम कुछ भी लिखो, अब ठीक है। उसे अरे होता तो इक्वली, तो बाद में भी लिखती तो भी उसको पहले ही करना पड़ता, कोई ऐसा बात नहीं, ठीक है। ये एलएम का इक्वेशन है, अभी हम लोग को पता नहीं है कि एलएम दिखता कैसा है, अब हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, अब ये इक्वेशन से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी डिमांड हो गया है, तुम डिफरेंशिएट करो टोटली, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 इक्वल्स टू यहां पर बच जाएगा के डी वाई माइनस एल डी आर, तो माइनस वाला पार्ट को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो एल डी आर इक्वल्स टू के डी वाई, क्रॉस डिवाइड करो, डी आर बाई डी वाई करना हम लोग को, तो डी आर बाई डी वाई इक्वल्स टू के बाई एल। अब हम पहले बोल दिया के और एल क्या था, मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, तो वो तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये दोनों वैल्यू आपका पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व आपका बन जाएगा एल एन कर्व, तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व, पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो इसीलिए जब तुम एलएम का कर्व बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये एलएम बनेगा, यहां आर रहेगा, यहां वाई रहेगा, ठीक है। अब बोलने का मतलब क्या है, अगर y इतना है तो r इतना है ना। मान लो कोई कारण से इनकम बढ़ जाता, ठीक है ना, इनकम कोई कारण से बढ़ गया,
तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कैसे, वो बात को तुमको इकोनॉमिकली समझाना पड़ेगा, राइट। तो देखो इसका लॉजिक देखो, अगर इनकम बढ़ेगा इसका मतलब है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा, टीडीएम बढ़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है? तो हाँ, मतलब तुमको पैसा ज्यादा चाहिए ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। डिमांड फॉर मनी मतलब यू आर डिमांडिंग मोर मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, राइट। ठीक है, तो तुमको पैसा ज्यादा कैसे मिलेगा, तुमको अपना कोई चीज को बेचना पड़ेगा, अपना एसेट बेच दो, लैंड बेच दो, कुछ भी बेचो तो तुमको पैसा मिल जाएगा, है ना। हम लोग पूरा मॉडल में हमेशा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कोई भी इतना बेवकूफ थोड़ी ना होगा जो अपना जमीन ही बेच देगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, इसीलिए केन्स जो है वो बोला कि बॉन्ड लेके चलते हैं, बॉन्ड्स। बॉन्ड पता है ना क्या होता है? फिफ्थ सेमेस्टर में है, आप लोग नहीं पता है प्लीज थोड़ा सर्च वर्च मारिए। आप अपना बॉन्ड्स को सेल करिएगा, यू विल सेल योर बॉन्ड्स। जब आप बॉन्ड बेचिएगा तो आपको पैसा मिलेगा, जाहिर सा बात है, कैश आ गया तो आपको टेंशन खत्म हो गया। अब आपका बात खत्म, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप बॉन्ड बेचे तो आप तो बेच दिया, बेच के आ गए घर पैसा लेके, मगर जो बॉन्ड आप बेचे, जाहिर सा बात है खाली आप तो नहीं बेचते होंगे, बहुत लोग बेचता हो रहा है, बहुत लोग बेच रहा होगा, राइट, बहुत लोग बेचता होगा। जो लोग बेच रहा है, सब लोग बेच रहा है मार्केट में, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गया बॉन्ड का, तो देयर विल बी एक्सेस सप्लाई ऑफ bonds in bond market, राइट। बॉन्ड मार्केट में सप्लाई बढ़ गया है। तुम लोगों को याद है क्लास 11-12 का एक कॉन्सेप्ट डिमांड सप्लाई का, यहां बता दे रहे, डिमांड था, सप्लाई था, इक्विलिब्रियम था, थोड़ा बहुत याद है? बहुत अच्छा, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई कहां पे होता है? यहां पे हो रहा है, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है ना, राइट। तो जब भी एक्सेस सप्लाई होता है मार्केट में तो कंपटीशन किस में होता है? सेलर में। मतलब सब बोल रहा है कि अरे हम खरीदेंगे, या हमको बेचना है, जल्दी बेचना है ना। अगर नहीं बेचेगा तो फिर उसका बॉन्ड तो वैसे ही पड़ा रह जाएगा, उसको जल्दी बेचना पड़ेगा, राइट। और उसको बेचने के लिए बॉन्ड का दाम को क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा, प्राइस ऑफ बॉन्ड विल फॉल, राइट। सो व्हाट विल हैपन इज प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल होता। जब भी दाम घटेगा हमेशा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हमेशा उल्टा रिलेशन है। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि सर ये उल्टा रिलेशन कैसे है? इसका एक मैथमेटिकल लॉजिक है, बट जो आप लोगों का सिलेबस का पूरा बाहर है, हम अभी के अभी बता सकते हैं, ठीक है, मगर कोई फायदा नहीं है बता के, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बस इतना याद रखो, इसका रिलेशन इनवर्सली है। जब भी प्राइस ऑफ बॉन्ड विल फॉल, इंटरेस्ट रेट विल राइज। तो वही बात तुमको साबित करना था ना कि इनकम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट, इसीलिए इंटरेस्ट रेट यहां पर बढ़ेगा। ये रिलेशन हो रहा है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये हम जो इससे पहले बता रहे थे वो मैथमेटिकल लॉजिक था, ठीक है, और अभी जो हम बताया ये इकोनॉमिक लॉजिक, ठीक है। समझ में आया? एक बार प्रोसेस कर लो, हजम कर लो, बात को पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। आज हम लोग इतने ही दूर तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। पहले आराम से आप लोग प्रोसेस कर लीजिए, पूरा बात को समझ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास को मिलेंगे तो हम लोग बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है आईएसएलएम मॉडल में, ठीक है। थैंक यू।